जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन पानी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास करने हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है। अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति या देश का विकास नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर कल्पना एकेडमी का यूट्यूब चैनल और मैं डॉक्टर कल्पना चौहान आज बात करूंगी अधिकार, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है। अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है और मानव अधिकार क्या है और तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार क्या है। अधिकार जब किसी देश के नागरिक या समाज के द्वारा सरकार से अधिकारों की मांग की जाती है और राज्य के द्वारा उन्हें प्रदान कर दिए जाते हैं तो उन्हें अधिकार कहते हैं। कहने का मतलब है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह आवश्यकता है जिसके अभाव में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उस देश के नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान कर दिए जाएं, क्योंकि अधिकार किसी भी देश का आधार स्तंभ माना जाता है। ये कहा जाता है कि किसी भी देश की पहचान उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से की जाती है। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करता है तो वह देश अच्छा और लोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही उसके नागरिकों को प्रदान किए गए अधिक से अधिक अधिकार है। इसलिए लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है वो अधिकार माने जाते हैं। जब ये अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं तो इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कहने का मतलब है कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए संविधान के द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं, संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, तो उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का जनक किसे माना जाता है, तो जनक है ब्रिटेन। 1215 में ब्रिटेन में एक राजा हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज सेकंड। ये जो जॉर्ज सेकंड थे ये ब्रिटेन की जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे और बिना अपराध किए फांसी के तख्ते पर लटका देते थे। इस कारण ब्रिटेन के लोग जॉर्ज सेकंड से परेशान होकर विद्रोह करने लगते हैं और जनता जॉर्ज सेकंड से अधिकारों की मांग करने लगती है। तब सभी लोग जो ब्रिटेन में एक जगह है मैग्ना कार्टा, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपने अधिकारों के लिए एक दस्तावेज तैयार करते हैं और इस दस्तावेज को जॉर्ज सेकंड के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जॉर्ज सेकंड इस दस्तावेज को, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इसे पहले पढ़ता है और फिर उठाकर फेंक देता है, क्योंकि इस दस्तावेज के माध्यम से जो राजा थे उसकी शक्तियों को प्रतिबंधित और सीमित किया गया था। इस कारण ब्रिटेन में विद्रोह उग्र और अधिक हिंसात्मक हो जाता है। जब ये हिंसात्मक रूप ले लेता है तो जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज सेकंड को, जो ब्रिटेन के जॉर्ज सेकंड के राजा के सलाहकार थे, तो वो राजा को सलाह देते हैं कि आप इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो वरना जनता आपको मार देगी। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए जो जॉर्ज सेकंड है मैग्ना कार्टा नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और जिसके माध्यम से ब्रिटेन के नागरिकों को अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं और जो जॉर्ज सेकंड है उसके अधिकारों को और उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये जो मैग्ना कार्टा है फिर ये दुनिया में विख्यात हो जाता है। जब ये दुनिया में विख्यात हो जाता है तो इसी मैग्ना कार्टा को मौलिक अधिकार व मानव अधिकार का जनक माना जाता है। लेकिन जो ब्रिटेन के संविधान में मौलिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अधिनियम मैग्ना कार्टा संसद के एक्ट व कानून बनाकर ब्रिटेन के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले दुनिया के किस देश ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया, तो वो फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस ने फ्रांसीसी क्रांति के समय मौलिक अधिकारों को 1789 में शामिल किया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा बुलंद किया। इसलिए मौलिक अधिकारों का जो जनक माना जाता है वो ब्रिटेन को माना जाता है, लेकिन सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जो शामिल किया है वो फ्रांस ने फ्रांसीसी क्रांति के समय 1789 में शामिल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर
बात आती है, क्योंकि भारत ने जो मौलिक अधिकार को शामिल किया है वो अमेरिका के संविधान से शामिल किया है। उसके बाद थोड़ी सी ब्रिटेन की बात और कर लेते हैं। ब्रिटेन में एक एक्ट आता है जिसे बिल ऑफ राइट कहते हैं, जो 1689 में आता है। इस एक्ट के माध्यम से जो राजा था उसकी राजा की शक्तियों को और भी सीमित कर दिया जाता है, और जो नागरिक थे नागरिकों के अधिकारों को और भी सशक्त और मजबूत बनाया जाता है। इसलिए जो बिल और राइट है वो राजा की शक्तियों को सीमित करते हुए नागरिकों के अधिकारों को और भी सशक्त बनाने का कार्य करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन के संविधान में ये थी। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संविधान भी है, संसद भी है और राजा भी है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ पे तीनों है। एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे तीनों है, लेकिन संविधान जो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। जो वहाँ की परंपराएं थी, जो संसद द्वारा बनाए गए जो एक्ट थे, वही क्या थे, संविधान के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और जिन्हें अब लिखा जा रहा है। तो दुनिया में अगर हम कहें कि जो संविधान लिखित नहीं है, तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। अगर दुनिया में जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो भारत का संविधान है। वो क्यों है वो हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए ब्रिटेन में संविधान भी है, संसद भी है, राजा भी है। इसलिए ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। अब यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान प्राप्त नहीं था। 1791 में अमेरिका के संविधान में 10 संशोधन किए गए और 10 संशोधन करके मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। ठीक है। और तो हमने जो संविधान जो वो लिए हैं, मौलिक अधिकारों को शामिल किया अपने संविधान में, वो अमेरिका के संविधान से लिया है। अब एक शब्द आता है मैग्ना कार्टा, जिसे हिंदी में महान अधिकार पत्र भी कहते हैं, क्योंकि भारत में जो आपका आर्टिकल 3 है उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, महान अधिकार पत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दादा भाई नौरोजी ने किसको भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा है। इसके लिए बात करने के लिए थोड़ी सी एक हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में जाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में बहुत लंबे समय तक शासन किया। जब शासन किया तो उन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध से जो ब्रिटेन भारत में शासन शुरू हो जाता है। जब शासन शुरू हो जाता है तो 1773 में एक एक्ट आता है जिसे रेगुलेटरी एक्ट कहते हैं। उसके बाद आपके जब एक्ट आ जाता है, उसके बाद आपके देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है। जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद 1858 में एक एक्ट आता है जिसे भारत शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से जो आपका गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्लस भारत सचिव नामक एक नया पद आता है और उसके साथ ही भारतीयों को कुछ अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने इस एक्ट को 1858 के एक्ट को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है। तो इसके लिए आप देखते हैं कि जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राज्य संघ के द्वारा मानव अधिकारों के लिए एक सम्मेलन को बुलाया जाता है जिसे मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें 26 आपके दस्तावेज 26 नियम पेश किए जाते हैं जो कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा लॉर्ड लिपन 1881 में एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से तालुका बोर्ड और तालुका परिषद का गठन किया गया था। ठीक है।
इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है वो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार दोनों का जनक माना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है एक अधिकार, नागरिकों को अधिकार प्रदान करने वाला एक दस्तावेज जो कि 1215 में ब्रिटेन में जॉर्ज जो सेकंड थे उन्होंने अपने देश के नागरिकों को प्रदान किए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मानव अधिकार क्या होता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि तो अधिकार क्या होता है, उसके बाद मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार जब संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तो उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन जो आपका मानव अधिकार है, मानव अधिकार में कहते हैं, देखते हैं कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए नेचर के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। अभी मैंने बात की थी कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार हेतु एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसे मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के 20 साल बाद 1968 में, है ना, इसमें लिखा नहीं है, 1968 में एक सम्मेलन हुआ था मानव अधिकार का, जो पहला सम्मेलन था जो ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। ठीक है, तो ये मानव अधिकारों का पहला एक सम्मेलन था जो ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। अब हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था जो राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। एक मैं हल्का सा क्वेश्चन बताना चाहूँगी, वैसे हम बाकी डिटेल जो है मैं संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाएं कराऊंगी, वहाँ पे पूरी डिटेल में बताऊंगी। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या बेसिक अंतर है। उस बेसिक अंतर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बात की थी कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन जो मानव अधिकार है वो नेचर यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे ही एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही जीवन जीने का अधिकार, ऑक्सीजन लेने का अधिकार शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे हंसने का अधिकार, खाने का अधिकार, तो ये क्या है, एक मानव अधिकार है जो कि एक व्यक्ति के जन्म लेने के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मौलिक अधिकार जो किसी देश के संविधान के द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मौलिक अधिकार। दूसरा क्वेश्चन है कि जो मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश के नागरिक है उसी देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। जबकि जो मानव अधिकार हैं, जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक व्यक्ति के जन्म होने के साथ ही उसे हंसने का अधिकार, खाने का अधिकार, हवा ऑक्सीजन लेने का अधिकार, ये सारे अधिकार उसे प्रदान कर दिए जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि अगर, ठीक है, ये मैंने अभी बताया कि ये संविधान के द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं और ये आपके नेचर के द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। जैसे ही मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि ये क्या प्रोटेक्शन दी जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीना जाता है या कम किया जाता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर जो मानव अधिकार है वो अगर उनका हनन होता है तो उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मानव अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, ज़्यादा बड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर है। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या है, आपके ज़्यादा
उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में क्या आते हैं, आपके मौलिक अधिकार आते हैं। यानी कि मानव अधिकार के क्षेत्र में ही क्या आते हैं, आपके मौलिक अधिकार आते हैं। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, आपके राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, और मानव अधिकार जो होते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है उसको उसके मानव अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार है किसी देश के संविधान या राज्य के द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकार, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में हम अंतर देखते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार में किसी को कोई भी दिक्कत हो और ये वीडियो आपको कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार हम स्टार्ट कर रहे हैं, मौलिक अधिकार का ही पहला पार्ट है। अब हम मौलिक अधिकार का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, तो ओके।